आज का हमारा टॉपिक है संक्रामक रोग क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे करते हैं, उनकी रोकथाम कैसे किया जा सकता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि मनुष्य में जो रोग होते हैं यानी कि ह्यूमंस में जो बीमारियां होती हैं उनको दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है जन्मजात रोग। मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ। जिसमें पहला है जन्मजात रोग, ठीक है, और दूसरा है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग ऐसे रोग होते हैं जो कि हमें जन्म के साथ ही मिलते हैं, यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो वो हमारे साथ ही आते हैं, हमारे डीएनए में होते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग जन्मजात रोग कहते हैं। जो पैदा होने के साथ साथ क्या हो, हमारे डीएनए में हो, उसे हम जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे कि ये लिखा है कि ये रोग आनुवांशिक अव्यवस्था के कारण होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, ये क्या है, जन्मजात रोग है। थैलेसीमिया हो गया, ये क्या है, जन्मजात रोग है। अगर आपकी फैमिली में डायबिटिक हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में जो आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं वो मधुमेह के रोगी हैं, तो वो उनके डीएनए में चला जाता है, और फिर जब उनकी संतति या उनकी संतान पैदा होती है तो वो डीएनए के थ्रू वो रोग क्या होता है, जो छोटा बच्चा पैदा हुआ है उसके डीएनए में आ जाता है। तो ये रोग क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी क्या होते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि समझिए कि किसी के पिताजी का बिजनेस है और वो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। उनका लोहे का है या उनका स्टेशनरी की दुकान है या और भी कोई चीज़ की बिजनेस कर रहे हैं। उनका बच्चा जब बड़ा हुआ तो वो लोग क्या करते हैं, अधिकतर जो होते हैं वो अपना अपना बिजनेस अपने बच्चों को दे देते हैं। या बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता रहता है वो धीरे धीरे बिजनेस पे बैठना शुरू करता है, उसको समझना शुरू करता है, और जब मैच्योर हो जाता है तो पापा क्या करते हैं या पिता क्या करते हैं, अपना बिजनेस अपने बच्चों को दे देते हैं। तो ये अनुवांशिक रोग भी इसी तरह है। पहले तो ये जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके अंदर आते हैं, और ये उनके अंदर कहाँ से आए हैं, ये उनके पेरेंट्स के अंदर से आए, अंदर से आए हैं। जैसे मान लीजिए मेरे जो दादाजी हैं उनको मधुमेह की बीमारी है, उनसे उनके बच्चों में आई, यानी मेरे पिताजी के जितने भाई लोग हैं उनके अंदर आई। अब वहां से वो बीमारी जेनेटिकली यानी डीएनए के द्वारा मेरे अंदर आई, ठीक है। तो ये अनुवांशिक रोग इस तरह से होते हैं। ये रोग जन्म से ही होते हैं, जो उपापचय में यानी कि मेटाबॉलिज्म में त्रुटियों के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे कि फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है, दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो हंसियाकार हो जाती है। हंसिया जैसे गेहूं काटने वाला हंसिया होता है उस आकार की हो जाती है, और सही से अपना काम यानी कि ऑक्सीजन का संवहन नहीं कर पाती है। मधुमेह डायबिटीज आप लोग जानते ही हैं, जिसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन काम करना अपना बंद कर देता है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी आप जानते हैं, ठीक है। उपार्जित रोग, अब ये दूसरा आता है उपार्जित रोग यानी कि एक्वायर्ड डिजीज। ये रोग जन्म होने के बाद किसी कारणवश उत्पन्न होते हैं। जैसे उपार्जित यानी कि हमने उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं और आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया। फिर आप क्या करते हैं, अपने पैसे से आपने गाड़ी खरीद ली, आपने मोबाइल खरीद लिया, आपने घर खरीद लिया। तो लोगों को कहते हैं ना कि ये मैंने अपने पैसे से बनाया है, ये मैंने खुद से खरीदा, खुद से खड़ा किया ये एम्पायर, ठीक है। तो उसी तरह उपार्जित रोग होते हैं एक्वायर्ड डिजीज, यानी इसको आपने खुद से एक्वायर किया है, ये आपको माता पिता के द्वारा नहीं मिला है, जन्मजात नहीं है। ये आपको बाद में जब आप पैदा हो जाते हैं उसके बाद से आप जब अपना जीवन काल शुरू करते हैं तो उस समय जो भी आपके दैनिक दिनचर्या रहन सहन में जो भी आप गलत चीजें करते हैं उसकी वजह से ये आपको होते हैं। अब उपार्जित रोग दो तरह के होते हैं मेन, एक होता है संक्रामक और दूसरा होता है असंक्रामक। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग होता है जो कि छूने से, एक दूसरे को छूने से हो गया, या कोई खास दिया, ठीक है। यानी कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है, एक से दूसरे में आसानी से फैल सकता है। ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क से फैलते हैं। अब संपर्क किस तरह से कर सकते हैं, कांटेक्ट किस तरह से होता है,
जैसे कि आजकल कोरोना का चल रहा है, कोरोना के बारे में अब मुझे इस वीडियो में बोलने की तो और ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जान रहे हैं, दिन भर न्यूज़ चैनल पे दे रहा है, यूट्यूब पे दे रहा है, ठीक है, आपके और भी जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पे उससे संबंधित सारी जानकारी गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है, और जो भी लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, जो डॉक्टर्स हैं या WHO है, वो दे रहा है। तो आज ये कोरोना भी क्या है, ये भी एक संक्रामक रोग है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है नजला, जुकाम, फ्लू, मलेरिया, गोनेरिया, सिफिलिस, ये आदि क्या है, संक्रामक रोग है जो वायरस, जीवाणु। अब कोरोना का कौन सा वायरस है, सार्स वायरस है, या कोविड-19 का कोविड वायरस है, ठीक है। वायरस जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ व कृमियों द्वारा फैलते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को रोगजनक यानी पैथोजन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पैथोजन क्या होता है। तो ऐसा मतलब सोर्स जो बीमारियों को उत्पन्न करते हो उन्हें पैथोजन कहते हैं, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं अब इस पैथोजन में कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, अब दूसरा है कि असंक्रामक रोग क्या होता है, जिसे असंचरणीय रोग कहते हैं, ठीक है। ये नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को कैंसर हो जाए, तो कैंसर वाला इंसान अगर किसी को छू देगा या किसी के साथ खाना खा लेगा या वो खांस देगा, ठीक है, या फिर किसी को टच कर देगा, तो उससे क्या होगा, उसका जो कैंसर है वो दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये असंक्रामक रोग है, ठीक है। अब कुछ संक्रामक रोगों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि अब गर्मियां आ रही हैं, और गर्मियां आ रही हैं तो साथ में क्या लाती हैं, ढेर सारे मच्छर लाती हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं, भारत देश, इसमें क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मच्छरों की है कि मच्छर बहुत रहते हैं, और कितना भी आप कोशिश कर लो मच्छर जाते नहीं हैं, ठीक है। तो मलेरिया क्या है, मलेरिया भी मच्छरों के द्वारा ही फैलता है। अब इसमें देखते हैं, मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के विभिन्न जातियों जैसे वाइवेक्स, ओवेल, ठीक है, इन सब के द्वारा क्या होता है, फैलता है। ये परजीवी मनुष्य के यकृत एवं लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी में तथा मादा एनाफिलीज मच्छर के आमाशय में विभाजित होकर वृद्धि करता है। यानी कि ये जो मलेरिया प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, ये क्या होता है, एनाफिलीज मच्छर के स्टमक में रहता है, और वहां से जब मच्छर हम लोग को काटता है तो फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, फिर वो अपना जीवन काल पूरा करता है, ठीक है, विभाजित होकर वृद्धि करता है। जब संक्रमित मादा यानी कि जो फीमेल मच्छर है किसी मनुष्य को काटती है, तब उसकी लार के साथ साथ अनेक परजीवी मनुष्य के रुधिर में चले जाते हैं। परजीवी से क्या मतलब है, ये जो मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो क्या होता है, मनुष्य के रुधिर में, यानी कि जब भी मच्छर हमको काटता है। अब ये जान लीजिए कि हमेशा जो मच्छर काटता है वो फीमेल होता है। मेल मच्छर जो होता है वो फूलों का रस चूसता है, और जो फीमेल होती है वो क्या करती है, वो हम लोग को काटती है, यानी कि अपना जो निडल होता है उसको धंसा के हमारा खून पीती है, ठीक है। तो परजीवी मनुष्य के रुधिर में चले जाते हैं। अब क्या होता है लक्षण, अब इसका लक्षण क्या है, ये पीरियोडिक होता है, यानी कि एक पीरियड इस पे चलता है कि हाँ, जैसे कि आप क्लास का पीरियड होता है कि आज साइंस का पीरियड इतने बजे है, कल साइंस का पीरियड इतने बजे है, इस तरह से होता है। तो ये भी पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक रूप में यानी कि समय के अनुसार हर एक इंटरवल पे क्या होता है, रूप से कंपन के साथ तेज बुखार, यानी कपकपी आएगी और तेज बुखार होगा, सर दर्द होगा, पेशियों में दर्द यानी अकड़न होगी पेशियों में, आपके पैर की पेशियां हो गई, जैसे आपकी जांग हो गए, हाथ की जो ऊपर की पेशियां हो गई, जो कंधे से नीचे होती है, पीठ की पेशियां हो गई, इनमें क्या होगा, दर्द होगा। ये मलेरिया का साधारण लक्षण है। अब क्या होता है, जो परजीवी यानी जो प्लाज्मोडियम है ये लाल रुधिर कणिकाओं में अत्यधिक संख्या में वृद्धि करता है। अब जैसे ये खून में पहुंचता है तो डिवाइडेशन शुरू कर देता है, लाल रुधिर कणिकाएं कमजोर होकर फट जाती हैं, ठीक है। और जब लाल रुधिर कणिकाएं फट गई तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का संवहन सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में आरबीसी क्या काम करती है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन का संवहन करता है, ठीक है। एवं वे परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम अन्य रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं के फट जाने के पश्चात रुधिर में एक विषैला पदार्थ हीमोजाइन, ठीक है, जब लाल रुधिर कणिकाएं रुधिर में ही फट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो वो एक हीमोजाइन नाम के विषैले पदार्थ को मुक्त करती हैं, ठीक है। इसी विषैले पदार्थ के कारण मनुष्य को तेजी से बुखार होता है। अत्यधिक संख्या में लाल रुधिर कणिकाओं के नष्ट होने के कारण रोगी में रक्त शून्यता हो जाती है एवं प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। अब प्लीहा का आकार क्यों बढ़ता है, देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि प्लीहा यानी कि जो स्प्लीन होता है
वो हमारे शरीर का कब्रगाह कहा जाता है। कब्रगाह क्यों कहा जाता है, कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी आरबीसी नष्ट हो जाती हैं वो जाके हमारे स्प्लीन में एकत्रित होती हैं, वहां जमा होना शुरू, वो कंपोज यार्ड है, डिकम्पोज यार्ड है, जहाँ पे वो जाके जमा होना शुरू होती है। इसलिए प्लीहा का आकार क्या होता है, स्प्लीन का आकार बढ़ने लगता है, क्योंकि इसमें ढेर सारी आरबीसी जमा हो रही है और इन्फेक्शियस आरबीसी जमा हो रही है। अब क्या होता है कि रोगी को 48 से 72 घंटे के अंतराल पर तेज बुखार आता है। जैसा कि मैंने पीरियोडिक बताया है कि एक पीरियड एक समय अंतराल के बाद आएगा, तो वही यहाँ पे है कि रोगी को 72 से 48 घंटे के अंतराल पर तेज बुखार आता है। ठीक है। मलेरिया में रोगी 3 अवस्था से गुजरता है। अब मलेरिया की 3 स्टेज होती है। पहली अवस्था में को ठंडा अवस्था यानी कोल्ड स्टेज कहते हैं, जिसमें रोगी को ज्यादा ठंडी लगती है और कंपन आती है, यानी चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। अगर गर्मी में भी अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो उसको क्या होगा, खूब तेजी से ठंडी लगेगी और कंपन आएगी। ठीक है। द्वितीय अवस्था को गर्म अवस्था यानी कि हॉट वाला स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि रोगी को तेज बुखार आता है, कि वो बुखार 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है एवं 3 से 8 घंटे तक जोरों से क्या होता है, सर दर्द होता है बुखार के कारण। अब तीसरी अवस्था में पसीना आता है। इसमें क्या होता है कि शरीर का ताप कम होकर नीचे चला जाता है एवं रोगी को अत्यधिक पसीना निकलने लगता है। अब इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? अब प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख, मतलब 30 करोड़ मनुष्य मलेरिया के शिकार होते हैं, जिसमें 20 लाख मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है या फिर उन्हें सही से उपचार नहीं मिलता है। आज तक प्लाज्मोडियम के लिए कोई टीका नहीं बना है। जब किसी मनुष्य को मलेरिया होती है तो उसे क्विनैन दिया जाता है, और सिनकोना जो कि पेड़ की छाल से बनती है, यानी सिनकोना की पेड़ की छाल से क्या बनता है, क्विनैन बनता है। ये क्वेश्चन टेट में बहुत बार पूछा जाता है कि क्विनैन कहाँ से बनता है या मलेरिया की दवाई कहाँ से बनती है। तो ये होता है कि जो जो सिनकोना होता है उसकी पेड़ की छाल से क्विनैन बनती है। अब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिकों ने अर्टेमिसिया नामक पौधे से अर्थीटर नामक पदार्थ को निकाला है, जो मलेरिया की दवाई का कार्य करता है। अब रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? हम सबसे पहले कोई भी बीमारी की रोकथाम करते हैं कि वो फैले ना, जैसे कि आजकल हम लोग कोविड का कर रहे हैं। कोविड का कोई इंजेक्शन या कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी उसका एंटीवायरस नहीं मिला है कि उस वायरस को मार सके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बाकी सब चीज़ों को जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ रही है उसको फॉलो कर रहे हैं, ताकि उसकी रोकथाम हो सके और हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके उस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने में। तो रोकथाम में क्या होता है, मलेरिया से हम दो तरीके से बच सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, एनाफिलीज जो मच्छर है एवं मनुष्य के भीतर का कांटेक्ट रोक सकते हैं। अब कांटेक्ट कैसे रोक सकते हैं? रात में सोते समय मच्छरदानी लगाएं। ठीक है। अपने खिड़की दरवाजों पे जाली वाला जो स्टील की जाली वाला या मच्छरदानी की जाली ही काट के लगाएं, जिससे मच्छर अंदर ना आ सके। ठीक है। और क्या होता है, मच्छरों को नष्ट करने के लिए मच्छरदानी के भीतर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मच्छर या फिर मच्छर निरोधक क्रीम, ठीक है, जैसे कि ओडोमॉस, ये सारी जो क्रीम आते हैं उसको लगा के सोएं। और सबसे बढ़िया घरेलू उपाय है सरसों का तेल। ये जो सरसों के तेल की महक होती है, ये एंटी रिपेलेंट होती है मच्छरों के लिए। गाँव में आप जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि लोग सरसों का तेल लगा के सोते हैं। जो लोग बाहर खेत खलियान में उनको रख रखाव करना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सरसों का तेल लगा के सोते हैं, हाथ पैर में हल्का हल्का लगा लेते हैं। और उसकी महक इतनी वाली तीक्ष्ण होती है कि वो मच्छरों को बर्दाश्त नहीं होती है। वो बहुत अच्छा और एकदम कारगर उपाय है मच्छरों को दूर रखने का, एंटी रिपेलेंट होती है। ठीक है। अब क्या होता है, दूसरा तरीका है कि मच्छरों को नष्ट करना आवश्यक है। इसके लिए मच्छरों के प्रजनन स्थानों पर, जहाँ पे मच्छर अपना प्रजनन रिप्रोडक्शन करते हैं, वहां पे डीडीटी छिड़कना चाहिए, ताकि वयस्क मच्छर के जो अंडे हैं, कोई मच्छर अंडा देता है पानी में और फिर उससे लार्वा एवं प्यूपा का निर्माण होता है। तो अगर उसने अंडा दे दिया है तो या तो अंडा का खत्म हो जाए, या फिर अंडे से अगर लार्वा बन गया तो लार्वा खत्म हो जाए, और अगर प्यूपा बन गया तो प्यूपा खत्म हो जाए। इन स्थानों पर केरोसिन का तेल भी छिड़ककर इन्हें मारा जा सकता है। इसके प्रजनन स्थानों में मिट्टी भर देनी चाहिए, तथा मकान के आसपास के मिट्टी के फूटे टूटे फूटे बर्तन जहाँ पे पानी इकट्ठा हो उसको हटा देना चाहिए। ठीक है। इसके लिए एक विशेष तरह की मछली, मतलब की जाति पाई गई है, जिसे गम्बूजिया मछली कहते हैं, मांगुर भी कहते हैं और गरई भी। ठीक है। तो पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मछली है सॉरी, जो मलेरिया का जो अंडा होता है, मलेरिया मच्छर के जो अंडे होते हैं
उसको खाती है, यानी मच्छरों के अंडे खा लेती है, लार्वा को खाती है, उसको गंबूजिया मछली कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अतः इन मछलियों द्वारा भी मच्छरों का नियंत्रण हो सकता है। इसे जैव नियंत्रण यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है, क्योंकि हमने क्या किया है, एक एक डिजीज जो पैदा मच्छर कर रही है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने बायोलॉजिकल वेपन यानी कि गंबूजिया जो मछली है, ये क्या है, जीवित मछली है एक, ठीक है, इसको यूज किया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। फिर देखिए डायरिया होता है, सभी विकासशील देशों में डायरिया फैला हुआ है। इसमें क्या होता है, बहुत पतली दस्त होती है, अधिकतर ये बच्चों में होता है और जब पेट का इन्फेक्शन होता है तब होता है, जो साधारणतः 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक होता है। ये आंत के संक्रमण से होता है। इसके विभिन्न कारण हैं। यह प्रोटोजोआ जीवाणु एवं विषाणुओं से संक्रमित व्यक्ति से होता है। इसके अन्य कारण हैं जैसे कुपोषण होना, या अगर कुपोषण होगा तो उसका इम्यून सिस्टम खराब होगा बच्चे का या आदमी का, तो उसको जल्दी से बीमारी घेर लेगी। दूषित भोजन यानी कि जो हम लोग ठेले पे फुल्की चाट खाते हैं, अंडा खाते हैं, या फिर कहीं पे घर से बाहर जो हम लोग बाहर का खाना खाते हैं, तो उस कभी कभी वहां पे क्या होता है, अधिकतर वहां पे हाइजीन नहीं बरती जाती है, गंदगी से वहां मक्खी बैठी रहती है, तो उसी खाने को हम लोग खा लेते हैं और उससे हमें हो जाता है। आप कई बार देखे होंगे कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं उस पे जो पूड़ी और ये छोले जो बिकते रहते हैं, ये मेरा खुद का अनुभव है, आप कभी देखो उस पे कितनी मक्खियां बैठी रहती है, वो कब से उस पे ऐसे रखा रहता है खुले में, और उसको ही लोग क्या करते हैं, खरीद के खा लेते हैं, क्योंकि और चीज कोई चीज मिलती नहीं है, और उसको खा लेते हैं और उससे क्या होता है, फिर उनको दस्त लग जाते हैं। अब ये क्या होता है कि देखिए, और शराब और कुछ हार्मोन के कम सेवन से भी होता है, अगर हार्मोन डिसबैलेंस हो जाए तो भी ये दिक्कत हो जाती है। अब लक्षण क्या होता है, इसमें दस्त लगता है और उल्टी होता है, यानी कि आपका पेट और मुंह, जिसको कहते हैं ना लोग सामान्य भाषा में कहते हैं कि उनका पेट और मुंह दोनों चल रहा है, यानी कि उनको दस्त भी हो रहे हैं और उल्टी भी हो रही है, जिससे शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। अब आपको दस्त भी हो रहा है, दस्त में क्या होता है कि पतला फीकल मैटर निकलता है, एकदम पतला पानी के साथ, और उल्टी में भी क्या होता है, पानी की ढेर सारी मात्रा निकल जाती है शरीर से, और रोगी को क्या होता है, प्यास का अनुभव होता है, और कुछ क्षण के पश्चात रोगी के गाल के भीतर के भाग एवं नाक सूखने लगता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। आंखें अंदर की ओर धंसने लगती हैं, शरीर का वजन घटने लगता है, और सांसें लंबी लंबी और तेज तेज चलने लगती हैं, और रोगी को बुखार के साथ जोड़ों में दर्द आता है। ये इसके लक्षण हैं। अब नियंत्रण क्या है, ऐसी स्थिति में जो भी रोगी है, जो भी इससे ग्रस्त हो चुका है, उसे पूर्णतः विश्राम करना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड यानी जो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर आता है, ठीक है, उसको पीना चाहिए, जिससे उसकी बॉडी में जितना भी चीज बाहर आ गया पानी के साथ, उसके बॉडी के जो खनिज लवण जो इलेक्ट्रोलाइट्स पानी के साथ मुंह के रास्ते या फिर एनस के रास्ते जो उसके लैट्रिन में बाहर आ गया है, वो इलेक्ट्रोलाइट पी के वो उसको पूरा किया जा सके। डायरिया में शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है, जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु क्या करना चाहिए, 200 ml पानी में 1 चम्मच चीनी, ठीक है, और थोड़ा सा नमक मिलाकर उसको पीना चाहिए, जिसे ओआरएस का घोल कहते हैं। इस घोल को ओआरटी यानी ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी भी कहते हैं। इससे निर्जलीकरण बंद होता है। अब एंटी माइक्रोबियल दवा का भी सेवन करना चाहिए। कच्चे केले को उबालकर इसमें हल्का नमक मिलाकर खाना चाहिए। ये सब जो कच्चा केला वाला हिस्सा है, ये जो पोर्शन है, ये हमारा घरेलू उपाय भी है कि हम लोग को जब दस्त लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कच्चा केला उबाल कर या जो पका केला है उसमें घी लगा कर खाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो दस्त होते हैं वो रुक जाते हैं, और डायरिया में ये बहुत रोकने में सहायक होता है। इसी तरह अन्य भी जो संक्रामक रोग हैं, वो आप जो मैंने फाइल दी है उसमें देख सकते हैं, और उसको पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मेरा रहेगा वैक्सीनेशन के ऊपर, टीकाकरण के ऊपर, कि टीकाकरण कैसे होता है, टीकाकरण क्या होता है, ठीक है, इसको बनने में कितना टाइम लगता है, और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।